हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे? सो आज हम शुरू करने जाएंगे रेजोनेंस, विच इज वन ऑफ द फील्ड इफेक्ट इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. इन द प्रीवियस लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, फील्ड इफेक्ट्स आर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस. This is basically the field effects in general are the displacement of sigma electrons or pi electrons or lone pair electrons. And in inductive effect हमने देखा bonding electrons की shifting होती है, partial shifting होती है. And electromagnetic effect हमने देखा कि pi electrons completely transfer हो जाते हैं. In resonance pi और lone pair electrons का transfer होता है from one atom to another atom within the molecule. तो किन कंडीशंस में ये ट्रांसफर होगा, किन कंडीशंस में ये डिस्प्लेसमेंट होगा, किन कंडीशंस में ये शिफ्टिंग होगी, वो हम देखेंगे रेजोनेंस में. ठीक है. रेजोनेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए. इन दैट केस वो मॉलिक्यूल जो है रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है. ठीक है. सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर पार्ट. So we are going to study the field effect which is called resonance. ठीक है. रेजोनेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं. What does it mean? It refers to the formation of positive and negative charge density and negative charge density due to the movement of pi and or lone pair pi and or lone pair electrons. From one part of the conjugated system to another part of the conjugated system. In a मॉलिक्यूल. तो जो रेजोनेंस को जो हमने यहाँ पे जिस तरह से डिफाइन किया है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी है.
पहली बात तो यहाँ पर मूवमेंट होता है पाई या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का। पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हो सकते हैं, या फिर सिर्फ एक पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर सिर्फ लोन पेयर हो सकते हैं, जो कि मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन है। जितने पार्ट में मॉलिक्यूल में, उस कॉन्जुगेटेड पार्ट के अंदर ये शिफ्टिंग होती है, और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज क्रिएट होती है। ठीक है, हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम यही ऑब्जर्व हम बार बार करेंगे। जो यहाँ पर इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। यहां पर हम पहले बता दें कि रेजोनेंस, उसको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। वन इज प्लस आर इफेक्ट, जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। When a group donates electrons, when a group donates electrons into the conjugated system, यूजिंग रेजोनेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लस आर इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, such a group is called प्लस आर ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लस आर ग्रुप कौन से हो सकते हैं? जैसे अमीन ग्रुप है, इसके पास जिस एटम से लिंक होगा, नाइट्रोजन एटम से लिंकिंग है, और नाइट्रोजन एटम पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये खास बात हम देखेंगे इस तरह के ग्रुप्स में कि जिस एटम से लिंकिंग होती है उस एटम पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा। ऐसे ग्रुप्स प्लस आर ग्रुप होते हैं या प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये आइसोसाइनाइड ग्रुप भी प्लस आर ग्रुप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल इट इज अ प्लस आर ग्रुप। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। सिमिलरली वी हैव minus R effect. Okay, second type of resonance effect. So let me write it here only. Minus R effect, which is called electron withdrawing resonance effect when a group withdraws electrons from the conjugated system using resonance. Such a group is called minus R group. और उसके एग्जाम्पल्स कौन से होंगे? जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप,
ketone group, carboxylic acid group, acid chloride group, amide group या cyanide group, तो इन ग्रुप्स की खास बात देखिए, जो -R ग्रुप होते हैं, जिस एटम से लिंकिंग है उस एटम के पास एक मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और वो डबल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बना हुआ है। ठीक है, ये जो एटम है कार्बन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन से। तो जिस एटम से लिंकिंग है उस एटम के पास एक डबल बॉन्ड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। अगर डबल बॉन्ड है लिंकिंग एटम के पास, और लेकिन जो लिंकिंग एटम है, जिस एटम से बॉन्ड बना हुआ है, उस एटम के पास डबल बॉन्ड तो है, लेकिन वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में अगर है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा पिछला केस, इस एटम से लिंकिंग है नाइट्रोजन एटम से, और नाइट्रोजन एटम के पास यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, या बोले कि मल्टीपल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लेकिन जिस एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देन सच एन एटम, सच अ ग्रुप इज बेसिकली अ प्लस आर ग्रुप, जो कि हमने पिछले एग्जांपल्स में लिस्ट किया था व्हेन वी वर स्टडीइंग द प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मल्टीपल बॉन्ड के साथ, मल्टीपल बॉन्ड में, तो दैट ग्रुप विल बी अ -R ग्रुप। ठीक है, नाउ हम एक एक करके रेजोनेंस इफेक्ट की कंडीशंस पढ़ेंगे, जिन कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। ठीक है, conditions for resonance to occur। कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट, देयर मस्ट बी conjugation in the molecule। अभी कॉन्जुगेशन किस किस तरह की हो सकती है उसको हम अभी स्टडी करेंगे। अगर कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूल में नहीं है तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे, किस किस तरह की कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। उससे पहले मुझे कुछ और कंडीशंस लिस्ट करने दीजिए। Second condition is part of the molecule which is involved in conjugation must be planar or almost planar। देखिए, जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। This molecule is basically 1,3-buta
डाइईन, और इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है, बट फॉर द टाइम बीइंग हम यहां पर ये बताना चाह रहे हैं सेकेंड कंडीशन में कि जो पार्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व है यहां पर मैंने इनके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए इस मॉलिक्यूल के। वन थ्री बीटा डाइईन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए, 1 and 2। यहां पर ये चारों कार्बन एटम, दिस होल पार्ट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, दिस होल पार्ट इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। मतलब इसके पास इतना पार्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इस पार्ट में कॉन्जुगेशन है, और ये पूरा पार्ट जो है वो एक ही प्लेन में लाई करता है। इस कार्बन को अगर हम देखें, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन हेयर इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन हेयर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस लास्ट कार्बन ऑल्सो इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब ये चारों कार्बन एक ही प्लेन में है, ठीक है, कोप्लेनर है। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो मैंने यहां पर लिस्ट की है। दिस इज अनदर रिक्वायरमेंट फॉर रेजोनेंस टू अकर। कॉन्जुगेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल में। मैं आपको बता दूं कि इसमें मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन किस किस तरह का होता है वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो पार्ट कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, मतलब जो पार्ट में कॉन्जुगेशन है, वो पूरा पार्ट एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में यहां पर पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इस रेजोनेंस वाले कॉन्सेप्ट में, और बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए एटम्स का सेम प्लेन में होना जरूरी है, ताकि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन वो अच्छी ओवरलैपिंग हो, ठीक है। यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो अगर एक ही प्लेन में कार्बन एटम्स होंगे तो पाई बॉन्ड में जो ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स जो ये इन्वॉल्व हैं, इनमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी अगर कार्बन एटम सेम प्लेन में होंगे। तो सेम प्लेन में होना बहुत जरूरी है उस पार्ट का जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब कॉन्जुगेटेड पार्ट का सेम प्लेन में होना जरूरी है, ठीक है। थर्ड कंडीशन इज, लेट मी राइट द थर्ड कंडीशन। Atoms involved in conjugation or resonance should be of similar sizes and also of smaller sizes. For better overlapping of orbitals. ड्यूरिंग रेजोनेंस। तो जैसे कि हमने देखा रेजोनेंस के दौरान बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है। फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में एटम्स के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ऑर्बिटल्स का स्मॉलर साइज का होना और सेम साइज के होने से ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा अगर सेम साइज के ऑर्बिटल्स हैं जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतने सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, मतलब रेजोनेंस के द्वारा उतनी ही सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। जैसे यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर
हम विनाइल अल्कोहल और विनाइल क्लोराइड की बात करें तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेशन है और यहां पर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से होता है और जिसकी वजह से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे अब यहां पर। सिमिलरली यहां पर इस मॉलिक्यूल में भी कॉन्जुगेशन है और यहां पर इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हम देखें तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस वाले स्ट्रक्चर में। तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इस मॉलिक्यूल के। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। विनाइल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। हम देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है वो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन एटम के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के सेम साइजेस होने की वजह से इनके ऑर्बिटल्स का साइज सेम है और ये स्मॉल ऑर्बिटल्स भी हैं क्योंकि सेकंड पीरियड में है। तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कंपेयर्ड टू कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा है। यहां पर पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के ऑर्बिटल्स में साइजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से साइडवेज ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसलिए ऑर्बिटल्स का स्मॉल साइज का होना और सेम साइजेस का सिमिलर साइजेस का होना काफी जरूरी है ताकि रेजोनेंस अच्छा हो, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छी हो, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम में से, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे और उतनी ही ज्यादा सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि विनाइल अल्कोहल में ज्यादा रेजोनेंस होता है, ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होता है कंपेयर टू विनाइल क्लोराइड में। ठीक है, मतलब विनाइल अल्कोहल इज मोर स्टेबलाइज्ड, मच मोर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस देन व्हाट विनाइल क्लोराइड इज स्टेबलाइज्ड। विनाइल क्लोराइड के कंपैरिजन में विनाइल अल्कोहल रेजोनेंस से कहीं ज्यादा स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस की वजह से। अब यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट को एक बार अच्छे से समझेंगे। कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूल में किस किस तरह की पॉसिबल हैं, टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट कंडीशन रेजोनेंस के होने के लिए। उसके बाद प्लेनैरिटी, जो भी पार्ट कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो प्लेनर होना चाहिए और जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं रेजोनेंस के दौरान वो एटम्स सिमिलर साइज के और स्मॉल साइज के होने चाहिए ताकि ओवरलैपिंग अच्छी हो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। First type of conjugation is this. I will draw the skeleton जो कि required है। एक एटम पर डबल बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड छोड़कर नेक्स्ट एटम पर भी अगर डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड। फर्स्ट एटम पर पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड छोड़कर नेक्स्ट एटम पर भी अगर पाई बॉन्ड है तो दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जरूरी नहीं है कि यहां पर कार्बन एटम ही हो, कोई और एटम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल हम लेंगे, तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है
इस एटम को अगर हम देखें तो इस एटम के पास इस एटम को मॉलिक्यूल ये होगा हमारा। इस एटम को अगर हम देखें तो इसके पास एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और एक सिग्मा बॉन्ड छोड़कर इस एटम के पास भी यहां पर एक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है और इसमें रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस के लिए कैसे मूवमेंट हम दिखाएंगे, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस, और इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो यहां पर देखो हम इस तरह से मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे इन एटम्स के बीच में। ठीक है, 1 2 3 4 2 3 4। हम देख सकते हैं कि 1 और 2 कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां से चला गया। दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में आ गए हैं। सेकंड कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी पाई इलेक्ट्रॉन अभी भी सेकंड कार्बन के पास में है, लेकिन फर्स्ट कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां थर्ड कार्बन के पास आ चुका है, जिसकी वजह से फर्स्ट कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, थर्ड कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन थर्ड कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन वो फोर्थ कार्बन के पास चला गया, जिसकी वजह से थर्ड कार्बन न्यूट्रल ही रहेगा। फोर्थ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का फोर्थ कार्बन के पास में ही है, लेकिन थर्ड कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ कार्बन के पास आने से इसमें नेगेटिव चार्ज। तो चार्जेस और बॉन्ड आपको दिखाने आने चाहिए जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते वक्त बॉन्डिंग और चार्जेस ऑन द एटम्स ऑन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम प्रॉपरली उनको करेक्टली रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन जिसका एग्जांपल हमने लिया। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन कैन बी इस एटम पर एक एटम पर डबल बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड छोड़कर नेक्स्ट एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज अनदर टाइप, सेकंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं अब। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, तो इसमें हम देखें तो सेकंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है। ये कॉन्जुगेशन इसमें है कि नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड छोड़कर नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज व्हाट इज देयर इन दिस सेकंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर मूवमेंट हम किस तरह से शो करेंगे वो भी आपको दिखाना आना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड लाइक दिस टू दिस कार्बन, उसके बाद इनको ड्रॉ करना आना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। जो पार्ट चेंज नहीं हो रहा है उसे एज इट इज ड्रॉ कर लो। उसके बाद जिन जिन पार्ट्स में चेंज आ रहा है उनको ड्रॉ करो। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन थर्ड कार्बन के पास आ चुका है, जिसकी वजह से फर्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थर्ड कार्बन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से पाई बॉन्ड बनने के दौरान इसका थर्ड कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर चार्जेस भी दिखाए, बॉन्ड्स जो ब्रेक हो रहे हैं वो दिखाए, जो फॉर्म हो रहे हैं वो भी हमने दिखाए। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए इस मॉलिक्यूल के। ठीक है, एक और तरीका देखने का कि करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया है कि नहीं, ये हमें देखना होगा कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सब में नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। मतलब जितना चार्ज इनिशियली है किसी स्ट्रक्चर में, बाकी सब स्ट्रक्चर्स में टोटल चार्ज जो है वो उतना ही रहना चाहिए।
इस मॉलिक्यूल में टोटल चार्ज फर्स्ट मॉलिक्यूल में +1 का चार्ज है और सेकंड मॉलिक्यूल में भी ओवरऑल चार्ज कितना है, +1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये भी एक तरीका है ये जानने का कि करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए कि नहीं किए। नाउ थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन हम स्टडी करेंगे। इन थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इस एटम पर, एक एटम पर डबल बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड छोड़कर नेक्स्ट एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, इस एटम पर डबल बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड छोड़कर इस एटम पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसका मतलब इसमें थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है। और यहां पर हम मूवमेंट किस तरह से दिखाते हैं वो आपको आना चाहिए। यहां पर लोन पेयर को मूव कराते हैं जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हमारे पास पहले जो पार्ट चेंज नहीं हुआ वो ड्रॉ किया, उसके बाद जो चेंजेस आए वो दिखाए। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो के हम देख सकते हैं चार्जेस कैसे देखेंगे। नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के पास ही है उस 2 इलेक्ट्रॉन में से, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम के पास आ गया सेकंड कार्बन पर, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन के पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से सेकंड कार्बन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन सेकंड कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन के पास आ गया, जिसकी वजह से सेकंड कार्बन इज न्यूट्रल। फर्स्ट कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, लेकिन सेकंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट कार्बन पर आया, उसकी वजह से इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में टोटल चार्ज 0 है और सेकंड जो मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें भी टोटल चार्ज 0 है, प्लस और माइनस टोटल 0 कर दिया। तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। इस एटम पर डबल बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड छोड़कर नेक्स्ट एटम पर अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल है अगर नेक्स्ट एटम, जैसे एग्जांपल ये मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो यहां पर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। पहली बात तो हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि यहां पर कॉन्जुगेशन है, इस एटम पर डबल बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड छोड़कर नेक्स्ट एटम पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है ये टाइप वाली। नाउ कैसे मूवमेंट दिखाएंगे हम इलेक्ट्रॉन्स का। जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली क्लीव होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए पहुंच जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं किस तरह से बॉन्डिंग होगी। जो पार्ट चेंज नहीं हुआ पहले वो ड्रॉ किया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का यहां आ गया फर्स्ट, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास ही रहेगा, तो यहाँ पर रेडिकल सेंटर जनरेट हो गया। हम देख सकते हैं कि जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन होगा
तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली क्लीव होता है। कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन, सेकंड कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन एटम के पास में ही है, लेकिन सेकंड कार्बन जो है वो अब पाई बॉन्ड फर्स्ट कार्बन की बजाय सेकंड कार्बन के साथ बना रहा है, नहीं? तो दीज आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। ओके, दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। नाउ लेट अस स्टडी द लास्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो कि मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकता है और जो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर इस एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर है और नेक्स्ट एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर ये है हमारे पास सिस्टम, तो यहां पर हम कैसे ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? इस तरह से। तो जो पार्ट चेंज नहीं हुआ पहले वो ड्रॉ किया, उसके बाद जो चेंजेस आए वो हमने दिखाए यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया। और चार्जेस को अगर देखें, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आने की वजह से नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का अपने पास ही है अभी भी, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आने से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। So these are two resonating structures। ठीक है, देख सकते हैं कि ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में टोटल चार्ज +1 है और इस मॉलिक्यूल में भी ओवरऑल +1 चार्ज है। तो दिस इज फिफ्थ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। ये जो हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स पढ़े, ये आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें देखना होगा कि जो पार्ट कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है वो प्लेनर है, और इसके अलावा बेटर रेजोनेंस के लिए एटम्स जो इन्वॉल्व हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में ड्यूरिंग रेजोनेंस, वो एटम सेम साइज के हों, और बेटर होगा अगर वो स्मॉल साइज के हों, ताकि ओवरलैपिंग अच्छी हो सके। तो ये कुछ कंडीशंस हैं फॉर रेजोनेंस टू अकर। नाउ कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। while writing the or drawing the resonating structures। ठीक है, कौन से वो रूल्स हैं? First, all the resonating structures जिनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, all the resonating structures should be valid लुई स्ट्रक्चर्स। करेक्ट लुई स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, मतलब करेक्ट लुई स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि टेक्निकली वो रॉन्ग नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर शुड नॉट बी एनी कार्बन with 5 bonds, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनता ही नहीं है, राइट। इनफैक्ट कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट सेकंड पीरियड का 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, सेकंड रूल शुड बी लाइक दिस, while drawing
the resonating structures only the pi and or lone pair electrons get delocalized. Position of the atoms remain unchanged. Position of the atoms remain unchanged. एटम्स मूव नहीं करते, पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हम दिखाते हैं रेजोनेंस के दौरान. एक और कंडीशन जो है वो ये है कि टोटल सम ऑफ पाई बॉन्ड एंड lone pairs, pi bonds and lone pairs should be same in all the structures. For example, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, this is 1,3-butadiene और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे. हम देख सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है. इस एटम पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड छोड़कर इस एटम पर भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है. और मूवमेंट हम किस तरह से दिखा सकते हैं, ऐसे दिखाएंगे. और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगा ठीक है. तो ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल ड्रॉ किया मैंने और इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको अगर ऐसे ड्रॉ किया जाता मतलब यहाँ पर बॉन्ड जो है होमोलिटिक अगर क्लीव करके दिखाते हैं और फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता, तो हेयर ऑल्सो हमने यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाया. लेकिन जो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ड्रॉ किया इसमें अगर देखें तो पाई बॉन्ड यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड इधर है और एक लोन पेयर है. टोटल सम इज 2, 1 + 1. और इस मॉलिक्यूल में भी 2 पाई बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है. तो टोटल सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर एंड लोन पेयर इज 2 इन दिस मॉलिक्यूल एंड इन सेकेंड मॉलिक्यूल. तो टोटल सम जो है दोनों में 2 है. लेकिन थर्ड वाले मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड 1 है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इक्वल नहीं है. ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होती है. तो दिस इज द इनकरेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर, बट दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर. ठीक है. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन. वन मोर पॉइंट जो कि ध्यान रख सकते हैं जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और वो ये है टोटल चार्ज in all the resonating structures remains
द सेम। ठीक है, यहां पर सॉरी पॉजिटिव चार्ज आया। तो हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर टोटल चार्ज 0 है और इस वाले मॉलिक्यूल में भी टोटल चार्ज प्लस एंड माइनस मिलके टोटल 0 हो जाता है। तो इट इज बिकॉज क्योंकि जो चार्ज है वो किसी भी प्रोसेस के दौरान सिस्टम के अंदर कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज शुड बी सेम इन ऑल द स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, जिन रूल्स का ध्यान रखना है while drawing the resonating structures। अब हम देखेंगे रेजोनेंस में। हमने यहां पर रेजोनेंस को पढ़ते वक्त हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के होते हैं। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द energies of these resonating structures and based on that we will discuss the resonance hybrid। तो यहां पर रिगार्डिंग द एनर्जीज ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, all the resonating structures are not of same energies। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी मॉलिक्यूल के जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम एनर्जी के हों। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, लेसर इज द एनर्जी ऑफ a resonating structure more is its stability। जितनी कम एनर्जी का कोई स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोर इज द stability of a resonating structure more is the stability of a resonating structure, more it contributes towards its resonance hybrid। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, जितना ज्यादा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो अपने रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, उतना ही वो रेजोनेंस हाइब्रिड में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर आता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की हम बात कर लेते हैं यहां पर।
It is the molecule which exists in reality. Canonical structures are only drawn on the paper to explain the properties of hybrid molecule. ओके तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जस्ट पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एक्चुअल मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड. और जैसा कि मैंने बताया, जितना ज्यादा कोई कैनोनिकल फॉर्म स्टेबल होगी उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड के लिए ज्यादा होगा. ठीक है. More stable, let me write it again. More stable the canonical structure, more is its contribution. Towards, more is its contribution towards explaining the properties of actual molecule, that is of resonance hybrid. ठीक है. Let me explain this concept of hybrid with an example. ठीक है. How to draw the resonance hybrid using its canonical structures. ठीक है. Let us take an example of 1,3-butadiene again. Let me draw one more canonical form. This is one canonical form, and let me draw another canonical form of this molecule. तो यहां पर मैंने दो कैनोनिकल फॉर्म इस मॉलिक्यूल के ड्रॉ किए हैं. अगर इन दो फॉर्म का यूज किया जाए टू ड्रॉ द हाइब्रिड, तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे? पहली बात तो रेजोनेंस हाइब्रिड को हम ये डबल हेड एरो, इस तरह की एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को सिंगल, इस तरह से डबल हेड एरो, बीच में एक लाइन, सिंगल लाइन से हम सेपरेट करते हैं. और यहाँ पर हम डबल लाइन का यूज करते हैं विद डबल हेड एरो.
ठीक है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे हाइब्रिड? जो पार्ट चेंज नहीं हो रहे हैं दोनों या कितने भी नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में, उनको हम एज इट इज ड्रॉ करेंगे। हमने बताया था कि पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज नहीं होती है, तो हम एटम्स को एज इट इज ड्रॉ करेंगे, और जो बॉन्ड चेंज नहीं हो रहे हैं उनको भी एज इट इज ड्रॉ कर दिया। इतना पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेट नंबर दीज एटम्स 1 2 3 4। तो हम देख सकते हैं कि जो पार्ट हम चेंज नहीं हो रहा है कैनोनिकल फॉर्म्स में, जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उन पार्ट्स को पहले हमने एज इट इज ड्रॉ किया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म है वो उनमें जो बॉन्ड्स चेंज हो रहे हैं वो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उन फॉर्म्स की वजह से। फर्स्ट फॉर्म की अगर देखें, फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर और सेकेंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर में अगर देखें, फर्स्ट लेट मी टेल यू कि जो पहला ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये ज्यादा स्टेबल है देन सेकेंड मॉलिक्यूल, ठीक है। उसका रीजन है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल और ये चार्ज है, इसमें चार्ज पार्ट, इसमें चार्ज सेंटर्स डेवलप हुए पड़े हैं, तो इसलिए फर्स्ट मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की, और जितना ज्यादा स्टेबल होता है मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म होगी उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होगा इन द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है जो ज्यादा स्टेबल है उसमें हम देखते हैं कि 1 और 2 बॉन्ड है, लेकिन सेकंड मॉलिक्यूल सेकंड कैनोनिकल फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ और डबल बॉन्ड के बीच की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट और 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और सेकंड मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग 1 और 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन यहां पर होगा, लेकिन फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो यहां पर डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है, और ये बोलता है सेकंड कार्बन के अकॉर्डिंग कि 1 और 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ना तो सिंगल बॉन्ड होगा ओवरऑल, ना ही प्योर डबल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की स्ट्रेंथ इस बॉन्ड की होगी, लेकिन फर्स्ट मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो बीच की स्ट्रेंथ से भी थोड़ा डबल बॉन्ड की तरफ ज्यादा स्ट्रेंथ की तरफ इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। जैसे मानिए कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में 1 और 2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 200 जूल एनर्जी लगती है, और यहां पर 1 और 2 कार्बन में 100 जूल एनर्जी लगती है। तो बीच की स्ट्रेंथ जो है करीब करीब 150 जूल एनर्जी यहां पर लगनी चाहिए, बट 150 से थोड़ी ज्यादा लगेगी क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन यहां पर ज्यादा रहेगा। 160-170 जूल एनर्जी के करीब हो सकता है लगे, अगर हम ये हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड और थर्ड कार्बन में यहां सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और यहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ना तो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी ना डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, बीच की स्ट्रेंथ होगी, लेकिन सिंगल बॉन्ड की तरफ ज्यादा यहां पर टिल्टेड होगा स्ट्रेंथ, ठीक है। थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में यहां पर डबल है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर बीच की स्ट्रेंथ होगी, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे डॉट डॉट से। तो दिस इज अबाउट द बॉन्ड स्ट्रेंथ। नाउ चार्जेस, फर्स्ट कार्बन पर यहां पर 0 चार्ज है, यहां पर फर्स्ट कार्बन में प्लस चार्ज है, +1, तो बीच की यहां पर चार्ज होगी, ना तो 0 चार्ज होगा कंप्लीट, ना टोटल +1 चार्ज होगा, +1 और 0 चार्ज के बीच में चार्ज होगा, मतलब पार्शियल चार्ज होगा। बट फर्स्ट मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, तो फर्स्ट कार्बन पर 0 चार्ज होगा, तो 0 की तरफ टिल्टेड ज्यादा होगा, मतलब 0 और +1 के बीच में 0.5 होता है, तो 0.5 से भी 0 की तरफ रहेगा, मतलब 0.3, 0.2 या 0.4 इस तरह से चार्ज हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड थर्ड कार्बन पर दोनों ही मॉलिक्यूल बोलते हैं कि कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, एंड फोर्थ कार्बन पर इसके अकॉर्डिंग 0 और -1 बीच में चार्ज होना चाहिए। फर्स्ट मॉलिक्यूल कहता है कि फोर्थ कार्बन पर 0 चार्ज होना चाहिए, इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग -1 चार्ज होना चाहिए, तो ना तो 0 चार्ज होगा ना -1 चार्ज होगा, बीच का कोई चार्ज वैल्यू होगा यहाँ पर नेगेटिव में। और
इस मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, तो -0.5 से 0 की तरफ ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, 0 की तरफ होनी चाहिए वैल्यू, तो -0.4 या -0.3 या -0.2 वट एवर, दैट मच चार्ज विल बी देयर ऑन दिस फोर्थ कार्बन। तो हम देख सकते हैं दिस इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है। अगर आप एक्चुअल में 1,3 बीटाडाइन को स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड कि 1, 2, 3, 4 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ना तो सिंगल बॉन्ड की है ना डबल बॉन्ड की है। स्ट्रेंथ के बराबर यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। उसके अलावा यू विल कम टू नो दैट फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पर पार्शियल चार्जेस हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ फर्स्ट इस कैनोनिकल फॉर्म को देखें तो यहाँ पर कोई पार्शियल चार्जेस नहीं है। और एक्चुअल में ये ऑब्जर्वेशन हुई और इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस तरह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। मतलब हमने एक्चुअल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस करके इस कॉन्सेप्ट की बात करनी स्टार्ट की। इसको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट का हमने रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उन सबका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड में होगा। तो आई होप इस तरह से बाकी मॉलिक्यूल्स, बाकी कैनोनिकल फॉर्म्स किसी मॉलिक्यूल्स की यूज की जा सकती हैं उसके रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करने में। ठीक है, so this was the concept of resonance. In the next lecture we will talk about the hyperconjugation, and also one more important thing which is left in this part of resonance, it is the energies of the canonical structures. हमें ये तो पता है, अभी हमने पढ़ा कि जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी कैनोनिकल फॉर्म की उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही ज्यादा होता है, राइट। लेकिन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी या एनर्जीज को हम कैसे कंपेयर करते हैं उन रूल्स को हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।